कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 5 में चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, एयर एंड वाटर। तो एयर एंड वाटर ये दोनों ही वर्ड से हम बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, एयर और वाटर, है ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये एयर और वाटर कितना जरूरी है। स्पेशली अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारी बात करें, तो वी कंटिन्यूअसली ब्रीथ एंड व्हाट वी ब्रीथ एयर, है ना। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हम ब्रीथ इन करते हैं, और वाटर हमें थोड़े कुछ मिनटों में ही, थोड़े कुछ घंटों में ही हमें पानी पीना रहता है। तो ये एयर है, वाटर है, कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ कहाँ हम इनका यूज करते हैं ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वाटर का ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें पीना ही है, और भी बहुत सारे काम है जिसके लिए हम वाटर को यूज करते हैं। We need air and water to live. We mainly use air for breathing and water for drinking. Air and water have many other uses too. Draw any two things that need air to move. चलो यहाँ पे आपको स्पेस दिया है, स्पेस में आपको क्या करना है, आपको कोई भी दो चीजों की ड्राइंग बनानी है जिसके लिए एयर रिक्वायर्ड है उसको मूव करने के लिए। कौन सी ऐसी चीज है जिसको मूव करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है, सोचिए। अगर एयर नहीं होगी तो वो मूव नहीं करेगा, बस उसको आपको यहाँ पिक्चर्स बनाने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो है ड्राइंग वाला पार्ट आप लोग करेंगे। लिस्ट 5 ways in which you use water in your day to day life. अभी पानी जो है हम डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसका लिस्ट करना है यहाँ पे, है ना। 4-5 चीजें लिखनी है। जैसे पानी हम यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, फॉर टेकिंग बेथ, है ना, हम बाथिंग करने के लिए, नहाने के लिए पानी यूज करते हैं, घर की साफ सफाई के लिए, मॉपिंग के लिए पानी यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं हम टू वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, एंड टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर एंड वाटर। चलो देखते हैं एयर एंड वाटर के बारे में अच्छी तरीके से। एयर, the air that surround us in a mixture of several gases. जो भी एयर हमारे सराउंडिंग में है वो कैसे बनी है, तो एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस है। कौन कौन से गैसेस है, देखिए यहाँ पे आपको जो ये पाई चार्ट दिया है इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है ना, ये ऑरेंज वाला सबसे बड़ा यहाँ तक, है ना, ये वाला हिस्सा क्या दिखा रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी एयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, कितना, 78%। 78% क्या है हमारे एयर में, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, इट प्रेजेंस इन द एयर कीप द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल। विदाउट नाइट्रोजन इवन स्मॉल फायर्स वुड बिकम अनकंट्रोलेबल। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन क्या किसी चीज को बर्निंग में हेल्प करता है, नहीं। हमको पता है, हमने आगे पढ़ा भी था कि बर्निंग के लिए रिक्वायर गैस कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से थोड़ी कम क्वांटिटी में है, और वो जो है बर्निंग के लिए रिक्वायरमेंट है उसकी। बट अगर नाइट्रोजन नहीं होता, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही होता, तो थोड़ी सी भी फायर निकलती, आग लगती, तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये क्या करता है, वो सारी बर्निंग की जो प्रोसेस है ना उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो ये जो था ये गैस है नाइट्रोजन गैस। इतना जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ना, ये इतना ज्यादा वाला, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है हमारे सराउंडिंग में, ये जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये ब्लू, ये इतना वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ऑक्सीजन। कितना, 21% अराउंड, है ना। वैसे तो इसके पॉइंट अगर हम बताएं तो 20.90 समथिंग अराउंड है, बट राउंड फिगर में 21% लिखते हैं। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन किस तरीके से हमको काम में आता है, तो हमको पता है कि हम जो ब्रीथ करते हैं उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर है, और दूसरी चीज की बर्निंग में, है ना, अगर हमको आग लगानी है, फायर लगानी है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये दो चीजों के लिए काम आता है ऑक्सीजन, 21% है। और जो आपको ये येलो वाला पोर्शन दिया है, येलो, ये छोटा सा येलो वाला पोर्शन बहुत ही कम है, ये है ना, इतना पोर्शन है येलो। ये क्या है, अदर गैसेस। ओनली 1% बचते हैं अदर गैसेस, सारे अदर गैसेस इसमें आ गए।
Argon is a colorless and odorless gas. It is used in making light bulbs and fluorescent tube. Carbon dioxide is used by green plants to make their own food. Water vapor, ozone, hydrogen and helium are some other gases present in air. तो ये अदर गैसेस में क्या क्या नाम आ सकते हैं? तो अदर गैसेस में आपको याद रखना है, आर्गन याद रखना है ना, आर्गन गैस है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला गैस याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या रिक्वायरमेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड तो हम ब्रीथ आउट करते हैं, हमको पता ही है। ब्रीथ आउट करने के अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ग्रीन प्लांट जो है अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स के लिए रिक्वायर है कार्बन डाइऑक्साइड। और एयर में वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर है ना, जब हम पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होती है, उसकी भाप बन जाती है, उसकी वाटर वेपर बन जाती है। वो भी कहाँ मौजूद है? हमारे एयर में ही मौजूद है। तो वाटर वेपर, देन ओजोन, ओजोन भी एक गैस है जो हमको जो सन के यूवी रेज है उससे प्रोटेक्ट करता है, तो ओजोन भी है। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हीलियम, है ना। तो ये सारे अदर गैसेस के नाम है, ये 1% में ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। मेनली सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस। अदर गैसेस में आप याद रख सकते हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड वाटर वेपर। बस इतना सा याद रखना है तो हमारी एयर जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई। अभी पढ़ना है एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है, हमको पता है हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? एयर से बना हुआ है। अभी ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी अलग अलग लेयर्स है। वो कौन कौन सी लेयर्स है वो देखते हैं। द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो थिक लेयर है एयर की, जिसने हमारी अर्थ को सराउंड करके रखा है, अर्थ की चारों तरफ फैली हुई है, वो लेयर को क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। कितनी लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं? 5 लेयर। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम अप दे आर। चलो बॉटम से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पिक्चर दिया है, इससे आप इजीली नाम याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, है ना। हमारी जो अर्थ है उसकी सबसे करीबी लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर से आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, है ना। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। उसके बाद कौन से आएगा? उसके बाद आएगा थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये सारी जो है हमारे लेयर के नाम है। चलो देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रोपोस्फियर, it contains the air that we breathe. All weather changes takes place here. ट्रोपोस्फियर जो सबसे नीचे का लेयर है ना, हम जिस लेयर में रहते हैं, लाइफ जहां पे है, वो लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। सबसे नजदीक वाले लेयर है ना, अर्थ के सराउंडिंग सबसे पहले लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। तो सारे जो वेदर के चेंजेस होते हैं ना, जैसे कि गर्मी है, ठंडी है, बारिश हो रही है, ये सारी चीजें कौन से लेयर में होती है? ट्रोपोस्फियर के लेयर में होती है, ठीक है। तो जो भी सारे चेंजेस हो रहे हैं वो कौन से लेयर में होंगे? वेदर के ट्रोपोस्फियर की लेयर में। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर दैट ट्रैप्स द हार्मफुल यूवी रेज। जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर। स्ट्रेटोस्फियर क्या है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर का लेयर है, ठीक है। ये लेयर में क्या है? ये लेयर में ओजोन गैस, जो हमें सन के हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है ना, वो ओजोन गैस जो है वो स्ट्रेटोस्फियर की लेयर में आया हुआ है, ठीक है। वो वहीं पे जो यूवी रेज आते हैं उनको ट्रैप कर लेता है और आगे नीचे ट्रोपोस्फियर तक आने ही नहीं देता, हम तक पहुंचने ही नहीं देता, हमको उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो जेट प्लेन्स है वो भी वहीं पे फ्लाई करते हैं ना। जेट प्लेन्स बादलों से ऊपर चले जाते हैं ना फ्लाई करने के लिए, तो बस, तो बादल तो हमको पता है कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर की लेयर में है, इससे ऊपर फ्लाई करते हैं। इसीलिए इनको ना वहां पे क्या होता है, एयर थोड़ी थिन होती है, पतली होती है, तो वो इजीली फास्ट उनकी स्पीड होती है ना, वो फास्ट स्पीड में मूव कर सकते हैं। देन स्ट्रेटोस्फियर के बाद है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर ये meteors and other stones from space burn up in this layer and do not reach the earth. मीजोस्फियर क्या है? मीजोस्फियर ये वो लेयर है जहां पे जो मीटियोर है, मीटियोर जो ये हमको कभी कभी दिखते हैं ना कि टूटता हुआ तारा,
हमको कभी कभी दिखता है ना कि तारा टूट रहा है, टूटता हुआ तारा, बट तारे कभी टूटते नहीं है, स्टार्स है ना कभी ब्रेक नहीं होते हैं। ये क्या होता है, ये मीटियोर्स होते हैं, जो जैसे ही हमारे अर्थ के अंदर आता है ये लेयर में पहुंचते ही, मीजोस्फीयर के लेयर में पहुंचते ही क्या हो जाता है, बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं उससे हम वो हमारे तक पहुंचने में मतलब नाकामयाब हो जाते हैं और हम उससे बच जाते हैं। बस इसी तरीके से मेसोस्फीयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। मेसोस्फीयर के ऊपर आएगा थर्मोस्फीयर। टेम्परेचर में रीच अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस इन दिस लेयर। स्पेस शटल्स ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन दिस लेयर। तो थर्मोस्फीयर जो है वहां पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस जितना हो जाता है, और जो स्पेस शटल है वो ऑर्बिट करती है इस लेयर में। स्पेसशिप जो है, स्पेस शटल जो है ना, जो हम यहाँ से अर्थ से भेजते हैं, वो हमारे अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है, हम ऐसा कहते हैं अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती है। तो कौन सी लेयर में ऑर्बिट करती है, थर्मोस्फीयर में ऑर्बिट करती है। अभी लास्ट वाला जो है एक्सोस्फीयर, दिस वन, इट कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ एयर, बियॉन्ड दिस लेयर नो एयर एग्जिस्ट। तो ये सबसे लास्ट वाला लेयर है और इस लेयर में सबसे कम अमाउंट में एयर जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इसके बाद ये लेयर खत्म होने के बाद कोई एयर नहीं है, हम स्पेस में चले जाएंगे इस लेयर के बाद। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये सारे नाम जो है हमें याद रख लेने हैं। एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस इन मैनी वेज। एटमॉस्फेयर हमको कौन कौन सी चीज में हेल्प करते हैं। एटमॉस्फेयर कंटेन्स द टू वाइटल गैसेस। टू वाइटल गैसेस कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर ब्रीदिंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से हमको क्या मिलता है, दो बहुत ही अच्छे गैसेस। अच्छे किसके लिए, एक हमारे लिए बहुत अच्छा है, एक प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारे लिए ऑक्सीजन, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर से हमें मिल रहता है ना। हम जो ब्रीथ करते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स जो है, ठीक है, जो ब्रीथिंग करते हैं वो ब्रीथिंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, हमको ऑक्सीजन मिलता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है नीडेड बाय ऑल प्लांट्स, है ना, जो प्लांट्स है उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। Second, the atmosphere maintains the right temperature for survival of living things on earth. ये जो एटमोस्फियर की सारी लेयर है ना, वो एक टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट करके रखते हैं हमारे अर्थ पे, जिससे जो लाइफ जो है यहाँ पे, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमंस हो, सब इसमें सरवाइव कर सके, ऐसा टेम्परेचर बना के रखने में ये एटमोस्फियर की जो लेयर है वो हेल्प करती है ना। हमारा जो एटमोस्फियर है वो हमारा ब्लैंकेट है ना, जो हमको अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करके देता है। ओजोन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ये अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी रेज ऑफ द सन। हमको पता है ये जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में वो हमें यूवी रेज से बचाता है। The atmosphere also protects us from meteoroids, which are small rocks moving about in space. Meteoroids may cause harm if they hit the surface of the earth. Most of these meteoroids burn up in the atmosphere before they can reach the surface of the earth. अर्थ की सरफेस को रीच करने से पहले ही ये बर्न हो जाते हैं और हमारे अर्थ पे आने से बच जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो सारे लेयर है उनका कुछ ना कुछ यूज है और ये जो है हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, इससे हम जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो अब देखते हैं। If we take a balloon and blow air into it, we will find that its size increases. आपने बलून तो खेला ही होगा, है ना, कभी भी हम किसी की बर्थडे पार्टी या डेकोरेशन के लिए हम बलून यूज करते हैं, ऐसे ही कोई गेम्स खेलने के लिए भी बलून यूज कर लेते हैं हम। तो बलून में हम क्या करते हैं, बलून जब उसमें हम एयर ब्लो नहीं करी हुई होती है तो बलून को एक पैकेट होता है, उसमें आराम से 50 to 100 बलून्स को हम रख सकते हैं, ठीक है। बट मान लो कि उसी में से आपने एक बलून उठा लिया, उसमें एयर ब्लो कर दिया, तो क्या होगा, क्या आप वो एक ही बलून को वो पैकेट में फिट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो मतलब कि उसमें एयर नहीं है तब तक हम उसको एक पैकेट में ही रखते हैं तो आ जाते हैं सारे, है ना, 50-50 बलून हम एक पैकेट में रख देते हैं।
बट उसमें से एक ही उठा के अगर उसमें सिंपली हमने एयर ब्लो कर दिया है फिर हम उसको फिट करना चाहेंगे तो वो नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? We will find that its size increases. This shows that air occupies space. है ना? इससे क्या साबित होता है कि जो एयर है इट ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको रहने के लिए जगह चाहिए है ना? हवा तो हर जगह है हमारे अराउंड, हमको दिखती नहीं है पर है ना? वो जो पैकेट था उसके अंदर भी एयर होगी। अगर उसमें से एक बलून निकाल के मैं उसमें हवा भर रही हूँ, है ना, मैंने 1 लीटर 2 लीटर एयर अंदर ब्लो कर दिया है और फिर जो बलून है उसकी साइज आप देखोगे तो इतना बड़ा बलून हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एयर है, जो एयर हमने बलून में ब्लो किया है उसको रहने के लिए जगह चाहिए है, उसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एयर को रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, चाहिए, बट वो एटमॉस्फेयर में हमारे सराउंडिंग है, हमें दिखती नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि उसको रहने के लिए जगह चाहिए। एक्टिविटी एम टू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये प्रूव करना है हमें, ये हमारा एम है। थिंग्स नीडेड, क्या चीजें चाहिए? अ ग्लास, अ ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। चलो क्या करना है? होल्ड द ग्लास अपसाइड डाउन ओवर अ वाटर इन द टब एंड पुश इट डाउन विदाउट टिल्टिंग द ग्लास। एक हमें कोई कंटेनर लेना है, एक टब लेना है, उसमें पानी भरना है, ठीक है, और एक हमें ग्लास लेना है। ग्लास को हमें पूरा उल्टा कर देना है, अपसाइड डाउन कर देना है, ठीक है, पूरा उल्टा करके वो पानी के टब में वो ग्लास को ऐसे अंदर पुश करने की कोशिश करनी है। आप क्या फील करोगे? आपने कभी ऐसा किया ही होगा, श्योर, है ना? तो जब हम वो ग्लास को वाटर भरे हुए टब में अंदर पुश करने की कोशिश करेंगे अपसाइड डाउन रख के, तो वो जो है पहले तो पुश होगा नहीं, है ना? फिर थोड़ा सा आप टिल्ट करोगे, टिल्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे उसको, तो आप देखोगे कि अरे कुछ बबल्स निकल रहे हैं, बबलिंग वाला साउंड निकल रहा है ना? और धीरे धीरे जो वाटर है वो उसके अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली ये मतलब है कि जो आपका ग्लास था उसके अंदर एयर प्रेजेंट थी, एयर प्रेजेंट थी। आपने जो एयर है उसको पानी के अंदर डालने की कोशिश की बट वो मिक्स नहीं हुई, ठीक है ना? पानी अंदर जाना चाहता था बट अंदर एयर थी, तो वो कैसे अपनी जगह बना पाए? पानी को भी तो अपनी जगह चाहिए होगी ना। तो इसके लिए क्या हुआ? पानी अंदर नहीं जा सका, है ना, रेजिस्ट करता रहा कि नहीं भाई मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर जगह ही नहीं है। और वो जो एयर है वो भी ढूंढ रही थी कि मैं कहीं से तो बाहर निकलूं, भाई ये पानी आ रहा है। आपने जैसे ही उसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, घुमाया, तो क्या हुआ? एयर जो है बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके निकलने लगी, है ना, सारे बबल्स बन के निकलने लगे और पानी जो है धीरे धीरे अंदर एंटर होने लगा। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है कि एयर जो है वो इट ऑक्यूपाइज स्पेस, वो जगह रोकता है, उसको रहने के लिए भी जगह चाहिए है। एयर ऑल्सो हैज वेट, एयर का भी वेट होता है, ऐसा नहीं कि एयर जो है वेटलेस है, वेट तो है एयर का भी। डू नॉट नोटिस दैट वेट ऑफ एयर बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय इट, है ना, हमको पता नहीं चलता है बट है। The weight of the air pushes down on everything around us in all direction. We call this air pressure. है ना? अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी चारों तरफ एयर है, एयर जो है मुझे पुश कर रही है, बट ये प्रेशर इतना कम होता है कि हम महसूस भी नहीं कर पाते, है ना? इस चीज को हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज। एयर प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो एक और एक्टिविटी की वजह हमें समझते हैं कि कैसे ये एयर प्रेशर जो है काम करता है। टू प्रूव दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, प्रूव करना है कि एयर जो है प्रेशर बनाता है हम पे। थिंग्स नीडेड, क्या चाहिए? अ जूस कैन, स्क्रू ड्राइवर एंड अ ग्लास, ठीक है, हम इतनी चीजें चाहिए। आस्क एन एडल्ट टू मेक अ होल इन द कैन विथ स्क्रू ड्राइवर। ऐसे हमें कोई भी कैन जूस का कैन, सोडा का जो भी कैन होता है ना टिन वाला, वो लेना है और उसके अंदर क्या करना है? स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप किसी बड़े को, मम्मी पापा को या बड़े भैया दीदी को बोल सकते हो कि आपको जो है होल करके दे दे अंदर, ठीक है। ट्राई पोरिंग जूस इनटू द ग्लास, है ना, ग्लास में ट्राई करो आप जूस पोर करने का। नाउ आस्क हिम और हर टू मेक अनदर होल अ लिटिल अवे फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है। जूस था, जूस की बोतल में हमने होल किया, सारा जो जूस है वो ग्लास में निकाल दिया। फिर क्या करना है? उससे थोड़ी यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे होल किया था हमने, यहाँ से जूस निकालना है, ठीक है। अभी उसके थोड़े दूर यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक और होल कर दो,
द वेट ऑफ एयर पुशेस डाउन ऑन एवरीथिंग अराउंड अस, जो एयर हमारे सराउंडिंग में है वो हमको पुश कर रही है, हमको फील नहीं हो रहा है बट कर रही है इन ऑल डायरेक्शन। वी कॉल दिस एयर प्रेशर, इसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे लग रहा है कि एयर का कोई प्रेशर नहीं है बट है इन ऑल द डायरेक्शन, है ना, बॉटम से भी है, अप से भी है, इधर साइड बाय साइड से, फ्रंट से, बिहाइंड से, है ना, एवरी साइड जो मेरी है, हर तरफ जहां पर भी एयर है वो मुझ पे प्रेशर बना रही है। बट बात इतनी सी है कि वो प्रेशर मुझे फील नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमको लगता है कि ऐसा कुछ प्रेशर है नहीं, बट है, जिसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। ये एयर प्रेशर को प्रूव करने के लिए हमें एक एक्टिविटी दी है, उसमें हमें क्या करना है, एक जो सोडा बॉटल होती है ना, जो कैन आते हैं टिन, वो लेना है और उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक होल करना है। ठीक है, हम छोटा सा कैन लेंगे, भरा हुआ लेना है, ठीक है, उस पे होल करेंगे और फिर जो है वो कैन के अंदर जो भी जूस है, सोडा है, उसको हम एक ग्लास में ऐसे पोर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो जूस या सोडा जो है वो गिर रहा है ग्लास में, है ना। तो आपने अगर सिर्फ एक ही होल बनाया है ना, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब होके अंदर गिरेगा, थोड़ा सा निकल रहा है, फिर थोड़ी एयर जा रही है, निकल रहा है, एयर जा रही है, ऐसा होगा। बट अगर आप थोड़ी देर बाद दोबारा से यहाँ पे एक और होल बना देंगे, है ना, थोड़ा दूर बनाना है, ठीक है, और फिर आप अगेन आप ट्राई करोगे आप जूस को पोर करने के लिए ग्लास में, तो आप देखोगे कि जो जूस है वो इजीली पोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी कैन है उसके अंदर एयर होगी, ठीक है, एयर को अभी उसके अंदर जूस है, अभी एयर को जाने के लिए जगह चाहिए, पानी को निकलने के लिए जगह चाहिए। आपने एक ही होल किया है तो क्या होगा, इसमें से जूस निकलेगा या हवा जाएगी, जूस निकलेगा या हवा जाएगी, क्या होगा, दो काम एक साथ हो रहा है, इसके लिए आपको लग रहा है कि थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए निकल रहा है जूस, है ना। बट अगर आप ये दो दो होल कर दोगे तो क्या होगा, इसमें से जूस निकलेगा और इसमें से एयर जो है वो अंदर जाएगी, ठीक है। तो कोई भी खाली जगह होगी, एयर तुरंत वहां पे जाने की कोशिश करेगी ही, है ना, एयर प्रेशर बनाएगी ही। तो ये एयर प्रेशर की वजह से ही पहले जो है ना जूस थोड़ा डिस्टर्ब होके निकल रहा था और नेक्स्ट हमने एक दूसरा होल कर दिया तो वो इजीली निकलने लगा। तो इसका कंक्लूजन है, एयर एंटर्स द कैन फ्रॉम द सेकंड होल एंड इट प्रेशर पुशेस द जूस आउट ऑफ द कैन। तो एयर जैसे ही अंदर गई, उसने प्रेशर बनाया और जूस जो है वो इजीली बाहर निकल गया। If there was no air in air pressure, we would not be able to do certain things such as drinking through a straw or filling up fountain pans, syringes and droppers, है ना। अगर एयर प्रेशर नहीं होता तो ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते। जैसे कि हमने कोई भी जूस पी लिया, उसमें स्ट्रॉ लगा दो, स्ट्रॉ लगा के हम क्या करते हैं, उसको सक करेंगे, है ना, तो सारी जो एयर है वो एयर प्रेशर की वजह से ही वो जूस ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे कि कोई छोटे बेबीज को पिलाने के लिए ड्रॉपर्स आते हैं, तो वो ड्रॉपर के अंदर जो दवाई है वो कैसे फिल होती है ना, हमने जो लास्ट में बल्ब दिया है उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एयर प्रेशर बनाएगा और उसकी वजह से जो भी लिक्विड है वो ऊपर चढ़ेगा, है ना। हमारे जो सिरिंज है, इंजेक्शन है, वो भी एयर प्रेशर की वजह से ही काम करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, उसमें एयर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। अगेन एक एक्टिविटी देखते हैं, क्या करना है, टू ऑब्जर्व एयर प्रेशर इन ड्रॉपर। एयर, ये जो ड्रॉपर है उसके अंदर एयर प्रेशर बनाता है, ये हमें देखना है। क्या चाहिए हमें, एक ड्रॉपर चाहिए, वाटर या फिर इंक चाहिए। इंक इसलिए कि आप इजीली देख पाओ, वो कलर होगा ना, इसके लिए। प्रेस द बल्ब ऑफ द ड्रॉपर, ड्रॉपर का जो बल्ब है उसको प्रेस करो। लोअर द ड्रॉपर इन वाटर और इंक कीपिंग द बल्ब प्रेस। आपको क्या करना है, बल्ब को प्रेस करते हुए वो जो ड्रॉपर है उसको, जो भी पानी या इंक भरा हुआ है उसके अंदर डुबाना है। नाउ रिलीज द बल्ब, और फिर बल्ब को छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। क्या आप देखोगे, वाटर और इंक इज सक्ड अप इनटू द ट्यूब फ्रॉम द ड्रॉपर, है ना। आप देखोगे कि आप छोड़ दोगे तो सारा जो पानी होगा या इंक होगा वो पूरा अंदर आ जाएगा ऐसे। Conclusion, when the bulb is pressed, air goes out of the dropper. When it's released in the water, the air pushes the water into dropper. Simply, है ना, ये हमको पता ही है ये सारी बात कि जो एयर प्रेशर की वजह से होता है ये सब चीजें,
और इससे हमारा काम भी कितना इजी हो जाता है। हमें कोई चीज मेजर करके लेनी है, दवाई की बोतल में से पूरा पोर करके लेंगे तो कितना वो होगा, है ना, बट ड्रॉपर इजीली हमने प्रेस कर दिया, छोड़ दिया, अंदर आ गया आसानी से। ठीक है, तो देखते हैं आगे। वाटर, वाटर, अभी एयर हमारी जो है खत्म हो गई। एयर का क्या यूज था, एयर में क्या कंपोनेंट्स है, वो सारे हमने पढ़ लिए। अभी देखते हैं वाटर। द वाटर वी यूज मेनली कम्स फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स। हम जो पानी यूज करते हैं वो इन जगह से आता है, ये सारे सोर्सेस हैं। रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पे पानी का मेन सोर्स क्या है, रेन वाटर, है ना, जो बारिश का पानी है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। Often substances such as sand, dirt, mud or germs make this water unfit for use. We call this substance impurities. तो जो रेन वाटर होता है वो प्योर होता है ना, बट वो जहां से गिरता है क्लाउड में से यहाँ पे आते आते उसके अंदर सैंड, डर्ट, मड, जर्म्स सब कुछ कलेक्ट हो जाता है, इसलिए फिर हम उसको यूज नहीं कर पाते, है ना, इट इज नॉट फिट टू यूज। And these things, sand, dirt, mud and germs are called impurities, है ना, पानी में impurities आ गई है, ये सारी चीजें मिक्स हो गई है। Impurities are two kinds, दो तरीके की impurities है। सबसे पहला soluble impurities and second is insoluble impurities। Soluble impurities क्या है? Soluble impurities are the ones that dissolve in water, जैसे कि common salt। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज वो है जो पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, मतलब अच्छी तरीके से घुल जाती है, हमको दिखने भी नहीं मिलता। जैसे कि सॉल्ट, आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालो और अच्छे से स्टेयर करके एकदम मिक्स कर दो तो क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर सॉल्ट है। दूसरी तरीके की इम्प्योरिटीज है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, आर द वंस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर सच एज सैंड एंड मड। ठीक है, अगर पानी में हम मड, मिट्टी, कीचड़ डाल रहे हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो जो भी मिट्टी है, सैंड है, वो ऐसे नीचे बैठ जाएगी, मतलब उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, है ना। तो जो डिसॉल्व नहीं होती है वैसे इंप्योरिटी को इनसॉल्युबल इंप्योरिटी कहेंगे, जो डिसॉल्व हो जाती है उसको कहेंगे सॉल्युबल इंप्योरिटीज। एक एक्टिविटी है, देखते हैं। टू आइडेंटिफाई सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंप्योरिटी है वो सॉल्युबल है और कौन सी इनसॉल्युबल है। इसके लिए हमें चाहिए 3 एम्प्टी कप्स, वाटर, कॉमन सॉल्ट, टी लीव्स, स्ट्रेनर, शुगर, सैंड ट्विंग्स एंड सम ग्रास लीव्स। तो बहुत सारे इंप्योरिटीज है, सारी चीजें इकट्ठा करनी है, हम एक एक करके ट्राई करके देखेंगे। टेक 2 कप्स एंड फिल देम विथ वाटर, 2 कप लेने हैं और उसमें पानी भरना है। Now add 1 small teaspoon of common salt to one, tea leaves to the other, stir well। तो क्या करना है, 1 कप में हमें सॉल्ट डालना है, कॉमन सॉल्ट, है ना, हम जो नमक खाते हैं वो डालना है, और दूसरे में क्या डालना है, टी लीव्स। टी लीव्स मतलब जो चाय की पत्ती होती है ना, जिससे हम चाय बनाते हैं वो, और उनको स्टर वेल करना, स्टर करेंगे मतलब अच्छे से घुमा देना है उसको। Now put a strainer on another cup and strain the salt and water mixture। What happens? Are you able to separate the common salt and water? Now strain the tea leaves। Are you able to separate the water and tea leaves? Can you say which one is soluble and which one is insoluble in water? ठीक है, इजी हो गया। पानी में नमक मिला देना है, दूसरे कप में पानी में चाय की पत्ती मिलानी है। ठीक है, फिर स्ट्रेनर, स्ट्रेनर मतलब जो छलनी होती है, उससे जो नमक वाला पानी है उसको छानना है। ठीक है, हमने फिर क्या देखा कि क्या नमक ऊपर बच गया, नहीं, नमक तो है पानी के साथ ही बह गया। बट अगर पानी और जो चाय की पत्ती वाला मिक्सचर है उसको हम ऐसे छानेंगे तो चाय पत्ती जो है वो ऊपर रह जाएगी और पानी पानी नीचे चला जाएगा। तो इससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो नमक वाला पानी है, जो नमक है, वो सॉल्यूबल इम्प्योरिटी है ना, वो सॉल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है। बट जो टी लीव्स है वो इनसॉल्यूबल है, वो इसके अंदर मिक्स नहीं हुए, उसको हम नॉर्मली स्ट्रेनर से छान के भी अलग कर सकते हैं। नाउ रिपीट द सेम विथ शुगर, सैंड, मिल्क, ट्विंग्स एंड ग्रास लीव्स, है ना। तो सारी जो चीजें दी है उनसे रिपीट करना है। एक्टिविटी, पानी के अंदर एक एक करके सारी चीजें लेनी है, उसको घोलना है, स्ट्रेन करना है और देखना है कि कौन सी चीज जो है वो स्ट्रेनर के ऊपर रह रही है और कौन सी पानी के साथ ही बह जाती है।
तो इसका कंक्लूजन निकलेगा टी एंड ग्रास लीव्स एंड ट्विंग्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, है ना। तो ये सारी चीजें ना पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, दे आर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो पानी में मिक्स नहीं हो रहा है उसको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहेंगे, वेयर एज कॉमन सॉल्ट, मिल्क, शुगर वो है पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। वो कौन सी इम्प्योरिटीज है? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, पानी के अंदर इम्प्योरिटीज दो टाइप की है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, वो तो हमने पता कर लिया। अभी ये इम्प्योरिटीज है, इसको कैसे रिमूव करना है और उसकी कौन कौन सी मेथड है ये फाइंड करते हैं। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू रिमूव सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। सबसे पहले देखते हैं रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती है वो वाली इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करना है। Insoluble impurities such as sand can be removed by filtration or sedimentation. पानी में अगर सैंड डाल दिया, मिट्टी, रेत डाल दी है, उसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से या फिर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन, in this method insoluble impurities are removed by passing the impure water through filter paper. एक पेपर आता है फिल्टर पेपर, ठीक है। वो पेपर का काम क्या है कि अगर उससे आप उसके ऊपर आप पानी डालोगे ना तो जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि मैं छलनी का, स्ट्रेनर का यूज नहीं कर सकता, तो स्ट्रेनर जो होते हैं ना उसके होल्स बड़े बड़े होते हैं, उसमें जो है मिट्टी मिट्टी भी होगी वो भी नीचे आसानी से चली जाएगी, है ना। तो एकदम अच्छे से आप क्लीन नहीं कर पाओगे, बट ये जो फिल्टर पेपर होता है बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, ठीक है। फिल्टर पेपर जो है पेपर की तरह ऐसे फ्लैट में नहीं रखना है, उसको हमें ऐसे कोन शेप में बना देना है ना। कोन शेप अगर उसका कर देंगे बहुत ही अच्छे से, ऐसे रोल करके कोन बना देंगे, फिर उसमें से पोर करेंगे, इजीली जो है हमारी इम्प्योरिटीज को ये रिमूव कर देगा। A mixture of sand and water can be separated by filtration. A circular piece of filter paper is taken and folded twice to make a cone. दो बार हमें twice fold कर देना है और कोन बनाना है। This paper cone is placed inside the funnel. A flask is kept below the funnel and the mixture is poured into through the funnel. Sand is retained on the filter paper and clean water is obtained in the flask. ठीक है, ये जो है ना बेटा, ये इंस्ट्रूमेंट जो लैब में यूज होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लास्क, ठीक है। ये फ्लास्क होता है। ये जो नॉर्मल ये वाले जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? बीकर कहते हैं ना। इसको बीकर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? फ्लास्क, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, ये फिल्टर पेपर जो थी इसको हमने कोन शेप में किया, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी जो हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर था, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम यहाँ पे पोर करेंगे, है ना। यहाँ पे सैंड वाटर का मिक्सचर है, धीरे धीरे पोर करेंगे तो क्या होगा, जो भी वाटर है, क्लीन वाटर, वो सारा नीचे चले जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है, सैंड जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, सैंड इधर कलेक्ट हो जाएगी, क्लीन वाटर जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है लाइक सैंड और मड, उसको आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा ऐसे अलग कर सकते हैं, है ना, रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज। ये जो फ्लास्क में आपको पानी मिलेगा वो आपका क्लीन वाटर होगा, है ना, इम्प्योरिटीज सारी यहाँ पे फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन, ये दो मेथड है, बट ये दो मेथड को साथ में यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें ये फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो यूज होते हैं। सबसे पहला, द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फॉर एग्जांपल मड एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन बीकर, ठीक है। क्या करना है, पानी लेना है, उसमें मिट्टी डालनी है, मड, ठीक है, मडी वाटर करना है, और जो मडी वाटर है उसको हमें कुछ करना नहीं है, थोड़े टाइम के लिए ऐसे रख देना है अनडिस्टर्ब, उसको कुछ नहीं करना, उसको चम्मच डाल के स्टेयर करना है, कुछ नहीं करना, अनडिस्टर्बली उसको बस ऐसे पड़े रहने देना है ना। आप घर में भी अगर पानी में, ग्लास में कोई भी मिट्टी विट्टी डाल दो, थोड़ी देर रहने दो, क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो सैंड थी, जो मड था, वो नीचे कलेक्ट हो गया, वो ऐसे नीचे बैठ जाएगा, है ना। पहले यहाँ तक पूरा पानी में मिक्स है, अभी क्या हुआ, नीचे बैठ गया, ठीक है। After some times the mud settles down at the bottom of the container as sediments.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो थोड़ी देर बाद जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स मतलब जो हमारी इम्प्योरिटीज है, जो मड है, जो सैंड है, वो नीचे बैठ जाएगी। ये प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। थर्ड स्टेप है हमारा कि ये जो सेडिमेंट हो गए, ये क्या है, ये आपके जो है मड है वो है, ठीक है, मिट्टी है वो है, और यहाँ पे ऊपर जो क्लीन वाटर होगा वो रहेगा, ठीक है। सेडिमेंटेशन हो गया, सारी मिट्टी बैठ गई, ऊपर दिख रहा है क्लीन वाटर है। अब क्या करेंगे, क्लीन वाटर कैन बी देन स्लोली poured into a separate container without disturbing the sediment. This process is called decantation. तो ये जो है, ये बीकर को मैं उठा लूंगी और एक अच्छे साफ सुथरे बीकर में मैं ऊपर वाला जो क्लीन वाटर है उसको पोर कर दूंगी, है ना। ये जो है मिट्टी, इसको मुझे नहीं लेना है, बस क्लीन वाटर मैंने छान लिया। तो ये हो गया सेडिमेंटेशन और ये हो गया decantation. The rate of sedimentation can be improved by adding special chemicals such as alum. This process is called loading. तो हम जब सेडिमेंटेशन करते हैं ना, जब ये जो मिट्टी है पूरा मिक्सचर को नीचे बैठाने की प्रोसेस करेंगे, तो उसमें हम कोई केमिकल ऐड करके ये प्रोसेस को और बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि एलम। एलम का मतलब हिंदी में हम उसको कहे तो फिटकरी, ठीक है, व्हाइट कलर का स्टोन जैसा दिखता है वो, तो एलम को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप सेडिमेंटेशन करते वक्त उसमें एलम ऐड करते हैं तो ये प्रोसेस का नाम हो जाएगा लोडिंग। लेट अस सी हाउ लोडिंग कैन बी यूज्ड टू सेपरेट डर्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन मडी वाटर। चलो देखते हैं कि ये जो एलम डालने के बाद किस तरीके से मडी वाटर जो है उसको क्लियर करता है। चलो देखते हैं ये जो लोडिंग की प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है। A piece of alum is suspended in the beaker containing muddy water. ठीक है, मडी वाटर मिट्टी वाला पानी है, उसके अंदर हमने ये एलम जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है वो उसका टुकड़ा डाल दिया। एलम पार्टिकल्स attach themselves to dirt particles suspended in muddy water making them heavier. तो जो एलम है वो क्या करेगा, जो मड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, खींचेगा, अटैच कर लेगा, उसको जोड़ देगा, और जो पानी है वो अच्छे से सेपरेट हो जाएगा मड से। The dirt particles settle down at the bottom of container. Bottom में contain बॉटम में जो है मड जो है पूरा नीचे अट्रैक्ट होके नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, क्लीन वाटर हमको ऊपर मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस थी लोडिंग की। लोडिंग कुछ नहीं, जैसे हमने सेडिमेंटेशन किया वैसे ही, बस उसमें एलम का एक पीस डाल देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। चलो इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज तो हमने, इम्प्योरिटीज तो अलग कर दी, अभी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग कैसे करनी है। रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, it is more difficult to remove soluble impurities than insoluble ones. Soluble impurities however can be removed by evaporation or distillation. Distillation या evaporation ये वाली मेथड से हम अलग कर सकते हैं। अभी इनसॉल्युबल वो मिट्टी रेत उनको अलग करना तो इजी है ना, हमने बस उसका कंटेनर रहने दो, नीचे बैठ जाएगा, अलग कर लो, फिल्टर पेपर रख दो तो भी इजीली हो जाएगा। बट ये जो सॉल्युबल है, जैसे पानी के अंदर नमक को मिक्स कर दिया, ये तो पूरा मिक्स ही हो जाता है, इसको कैसे अलग करें, है ना, डिफिकल्ट है, बट इनके लिए प्रोसेस थोड़ी अलग है। कौन सी प्रोसेस है, इवापोरेशन की या तो डिस्टिलेशन की। ये दो प्रोसेस करके हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। इवापोरेशन देखते हैं, द सॉल्युबल कंटेनिंग सॉल्युबल और सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज कॉमन सॉल्ट और शुगर इज हीटेड। After some time, the water changes into water vapor, leaving the impurities behind. ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक कंटेनर लेना है, आप घर पे भी अगर एक पतीला है उसमें पानी में नमक मिक्स करके रख दो, ठीक है, उसको गर्म करो, हीट करो, तो आप क्या देखोगे, जैसे ही पानी को गर्म करोगे, हमको पता है पानी जो है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, उसकी भाप बन जाती है ना सारी, तो वाटर वेपर बनेगी, वाटर वेपर सारी क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, गायब हो जाएगी। तो वाटर वेपर सारे वाटर वेपर लेके उड़ जाएगा, और जो नीचे है, नीचे नीचे आपका जो आपने सॉल्ट ऐड किया था, नमक ऐड किया था, वो आपको नीचे ही मिलेगा, वो इवापोरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आपको नमक वापस चाहिए, पानी को हीट कर दे, नमक वाले पानी को हीट करिए, पानी सारा वेपराइज हो जाएगा और आपको नमक जो है, सॉल्ट जो है वो नीचे पड़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। बट इसमें आप बोलोगे कि भाई पानी तो है सारा वेपराइज हो गया, तो पानी भी हमको चाहिए, है ना, हमको ऐसा नहीं कि सिर्फ नमक ही चाहिए, हमको पानी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो वो हमें कैसे मिल सकता है, उसके लिए क्या कोई मेथड है, हाँ उसके लिए भी मेथड है डिस्टिलेशन।
ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप करने हैं, ऐसा अरेंजमेंट है इसका। फर्स्ट, impure water is taken in a round bottom flask and heated, है ना। ये जो राउंड बॉटम वाली फ्लास्क होती है उसके अंदर जो भी हमारे इम्प्योर वाटर है, जैसे सॉल्ट वाला मिक्सचर है या जो भी शुगर वाला, उसको हमें लेना है, ठीक है। और उसको नीचे क्या करना है, बर्नर की मदद से गर्म करना है, ठीक है। बर्नर लगा दिया, ये क्या होगा, गर्म होगा। जैसे ही हम पानी में हीट देंगे क्या होता है, उसकी वेपर बनती है, वेपराइज होगा। अभी ये जो कंटेनर है वो क्या है, ऊपर से क्लोज है, बंद कर दिया है हमने ऊपर से, ठीक है। और यहाँ से एक अरेंजमेंट दी है, देखिए ये पूरा अरेंजमेंट है ना, ये वाला, ये पूरा जो अरेंजमेंट किया है, जो भी यहाँ से वेपर्स बनेगी वो यहाँ पर जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो पानी है वो गर्म हो रहा है, हीट दे रहा है, बट ये जगह कैसी है, ये जगह ठंडी है, ये सरफेस जो है कैसी है, ठंडी है। जैसे ही वाटर वेपर यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ पे अंदर आएगी, इधर अंदर आएगी, क्या होगा, ठंडी ठंडी सरफेस को वाटर वेपर टच करेगी और वापस से कूल डाउन हो जाएगी और वाटर का ड्रॉप बन जाएगा, ठीक है। वाटर के ड्रॉपलेट बन जाएंगे और सारे जो वाटर ड्रॉप्स है यहाँ से यहाँ ये फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। सिंपल। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, इम्प्योरिटीज तो यहीं पे रह जाएगी, सिर्फ वाटर है वही ऊपर जाएगा। When water vapors passes through a condenser, it cools and turns into water. ये जो है कंडेंसर में जैसे ही वाटर वेपर जाएगी वो कूल डाउन होगी और वापस लिक्विड बन जाएगी, वापस वाटर बन जाएगी। प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन फ्लास्क, और फ्लास्क के अंदर एकदम प्योर जो वाटर है वो हमें कलेक्ट हुआ मिल जाएगा, है ना। कंडेंसर है वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं, उसमें जैसे ही वाटर वेपर जाएगी वो ठंडी हो जाएगी, है ना, वापस पानी बन जाएगा। गर्म करते हैं तो पानी से क्या बन जाता है, वेपर बन जाती है। वही अगर कूल टेम्परेचर मिलेगा तो वो वापस से वाटर बन जाएगी, वापस से लिक्विड बन जाएगा। तो ये जो थी दो मेथड थी, इवापोरेशन और डिस्टिलेशन। The water collected by distillation is called distilled water. ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस करके जो हमें एंड में वाटर मिला उसको डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज और जर्म्स। इट इज वाइडली यूज इन कार बैटरीज, इंजेक्शंस एंड मेडिसिन। तो ये जो वाटर होता है ये प्योरेस्ट वाटर है ना, सारे जितने भी वो पानी है उसमें सबसे प्योरेस्ट ये होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है। और यही रीजन है कि ये जो पानी है डिस्टिल्ड वाटर है उसका यूज हम बैटरीज में करते हैं, इंजेक्शंस में करते हैं और मेडिसिन में भी करते हैं, है ना, डिस्टिल्ड वाटर। जो लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वहां पर भी ये वाटर यूज करेंगे, है ना, कि पानी में अगर कोई इम्प्योरिटीज आ गई तो उसका रिजल्ट कुछ चेंज ना हो जाए। तो इस तरीके से डिस्टिल्ड वाटर क्या है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। रेन की बात करें, रेन है नहीं, रेन वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, अभी ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्योरीफाई कैसे करना है। वाटर में कंटेन जर्म्स दैट कॉज डिसीज, वाटर के अंदर जर्म्स हो सकते हैं जो हमें डिसीज कर सकते हैं। Therefore, drinking water need to be purified. Drinking water can be purified by following methods. ये फॉलोइंग मेथड का यूज करके हम ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है बॉइलिंग। One of the simplest way to purify drinking water is by boiling. Boiling simple method है। Boiling water for about 10 minutes kills most of the germs present in water, making it safe for drinking. Boiled water should be stored in clean and covered pots and pans. पानी हमने लिया उसको क्या करना, बस 10 मिनट के लिए गर्म कर लो, है ना, 10 मिनट के लिए बॉईल कर लो। ये 10 मिनट उसको बॉईल करने से मोस्ट ऑफ द जर्म्स है वो सारे जो जर्म्स है वो हट जाएंगे और पीने के लिए सेफ वाटर बन जाएगा, ठीक है। अभी ये जो पानी हमने लिया है ये एकदम गंदा वाला मिट्टी वाला पानी नहीं है, जो नॉर्मल टैप वाटर आता है ना वही पानी है, ठीक है। पानी साफ ही था बट पीने के लिए और साफ करना था इसलिए हमने उसको बॉईल कर लिया। तो ये पानी जो है 10 मिनट गर्म कर लो और फिर गर्म करके उसको ठंडा करके आप जिस भी बर्तन में भरते हो, पॉट में भरते हो, बॉटल्स में भरते हो, भर के पी सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द जर्म इससे किल हो जाएंगे। और ये मेथड जो है वो सिंपल भी है, हम इजीली कर सकते हैं, इसलिए हम ये मेथड जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, बॉइलिंग वाली। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है? अनदर मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। क्लोरीन की टैबलेट आती है, गोली आती है ना, उसको पानी के अंदर ऐड करना है। दिस डेज क्लोरीन टैबलेट्स आर इजीली अवेलेबल। एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर किल germs and makes the water fit for drinking. This process of purifying water is called chlorination, है ना। कुछ नहीं, बस पानी के अंदर जो क्लोरीन की टैबलेट्स आती है उसको डाल देना है। ये क्या करता है? पानी को पीने के लिए क्लीन कर देता है। और क्लोरीन की जो टैबलेट्स है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है आजकल, तो इजीली आप इसका यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू थिंक पीपल लिविंग इन अ सिटी और अ टाउन गेट देयर ड्रिंकिंग वाटर? To make the water obtained from lakes and river fit for drinking, it is purified in big purification plants before it is made available to homes. The main methods involved in the purification are sedimentation, filtration and chlorination. आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में जो पानी आता है वो क्या ऐसे ही डायरेक्ट पॉन्ड से सीधा आ गया घर पे? नहीं। रिवर से सीधा आ गया? नहीं। क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट होती है इसको पीने के लिए, घर में यूज करने के लिए सेफ बनाती है। कैसे बनाती है? ये सारी प्रोसेस का यूज करके। मेनली उसमें प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन, है ना, पानी को सेडिमेंट किया जाता है, एक बड़ी सी जगह पे पानी को ऐसे थोड़े दिन पड़े रहने देते हैं, तो जो भी मिट्टी विट्टी है ना, नदी से, रिवर से निकल के आया है, तो वो सारी नीचे बैठ जाती है। फिर उसका फिल्ट्रेशन करते हैं और फिर उसका क्लोरीनेशन करते हैं, जो क्लोरीन है वो ऐड करते हैं ताकि वो ड्रिंक करने के लिए सेफ हो जाए। ठीक है, तो ये जो चीज है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पानी तो हमें डेली यूज में लेना भी है, तो डेली यूज में आप लोगे पानी, तो ये सारी प्रोसेस करके आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है 10 एयर एंड वाटर वो फिनिश होता है। हमने देख लिया एयर जो है वो कैसे बनी हुई होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। वाटर जो है उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो कौन कौन सी टाइप की है और उसको दूर भी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय।